आखिर कैसे एक गरीब लड़के को उसके बुरे सपनों ने अमीर बना दिया। दोस्तों, मेरा नाम है उदित और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक शानदार फिल्म सुपर मी को। कहानी शुरू होते ही हम सेंग यू से मिलते हैं, जो एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर है और साथ ही कहानी का मेन हीरो, जिसके पास ना कोई जॉब है और ना ही कोई दोस्त, और उसके माता पिता भी मर चुके हैं। पर इसकी सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं है, बल्कि वो लगातार पिछले 6 महीनों से सही ढंग से सो नहीं पाया, क्योंकि जब भी वो सोने लगता है तो उसके सपनों में एक भयानक राक्षस आता है, जो हर बार उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देता है, जिससे उसकी रूह तक कांप जाती है। और तभी वो एक दिन मेट्रो में ट्रेवल कर रहा होता है तो ये भयानक राक्षस उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सेंग यू तो काफी डर जाता है। पर तभी ये भयानक राक्षस सेंग यू के पीछे से बाल पकड़ता है और उसके सर को चलती ट्रेन में भिड़ा देता है, जिससे सेंग यू का सर ट्रेन के फर्श को तोड़कर सीधा पटरियों से जाकर भिड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। पर तभी सेंग यू की आंख खुलती है। दरअसल में सेंग यू ये सब सपने में देख रहा था। इसके बाद सेंग यू को नींद तो बिल्कुल नहीं आने वाली थी, तो वो यहाँ पर अपने काम पर बैठ जाता है ताकि वो यहाँ पर कुछ लिख सके। तभी उसके दरवाजे पर अपार्टमेंट का मालिक आता है, जो उसके लिए खाना लाने का दिखावा कर रहा था। लेकिन सेंग यू जानता था कि ये यहाँ पर किराया लेने आया है, लेकिन सेंग यू के पास तो यहाँ जहर खाने के भी पैसे नहीं थे, तो वो यहाँ से चुपचाप खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाता है। जिसके बाद सड़क पर चलते हुए वो सोच रहा होता है उन्हीं डॉक्टर और साइकाट्रिस्ट के बारे में, जिसको उसने अपने इन सपनों की बीमारी के बारे में बताया था। पर इसका उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन सभी को लगता था कि ये सिर्फ मामूली सपने हैं जो हर किसी इंसान को आते हैं। लेकिन सेंग यू जानता था कि उसके सपने बड़े ही भयानक और खौफनाक है, जो किसी को भी डरा सकते हैं। इसके बाद सेंग यू को काफी तेज भूख लग रही थी, तो वो यहाँ एक फूड स्टॉल के पास आता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यहाँ पर पेट भर के खाना खा सके। लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर फूड स्टॉल के मालिक को उस पर दया आ जाती है, तो वो उसे कहता है कि वो यहाँ पर थोड़ा इंतजार करे, वो उसके लिए गर्मा गर्म खाना बना रहा है। तो सेंग यू यहाँ पर एक पोल के पास खड़ा होकर सामने मौजूद कैफे में देखने लगता है, जहाँ पर एक सुंदर लड़की काम कर रही थी, और इस लड़की का नाम था यूरी। इस लड़की को सेंग यू अपने कॉलेज के दिनों से पसंद करता था, लेकिन कभी उसे बोल नहीं पाया अपनी गरीबी के चलते। लेकिन वो यहाँ उसे देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। तभी फूड स्टॉल का मालिक उसके लिए खाना बनाकर उसे खाने को देता है, और सेंग यू यहाँ बैठकर जैसे ही खाना खाने लगता है कि तभी पीछे से एक आदमी आकर सेंग यू को पकड़कर उससे लड़ने लगता है। और ये आदमी और कोई नहीं सेंग ची था, जिसने सेंग यू को काफी सारे पैसे दिए थे एक बढ़िया स्क्रिप्ट लिखने के लिए। लेकिन सेंग यू अभी तक वो स्क्रिप्ट लिख नहीं पाया था, तो सेंग यू उससे बचकर यहाँ से भागने लगता है, और भागते भागते उसका खाना भी गिर जाता है। पर कैसे जैसे करके सेंग ची उसे पकड़ लेता है और सेंग यू को 2 महीने का टाइम देता है कि या तो वो उसे उसकी स्क्रिप्ट लिख कर दे या फिर उसके पैसे पूरे सूद समेत चुकाए। सेंग यू उसकी बात मानकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेंग यू एक कैफे में बैठकर कुछ लिखने का ट्राई कर रहा होता है कि अचानक उसकी आंख लग जाती है, और तभी वो वापस अपने भयानक सपने में पहुंच जाता है, जहां पर उसके सामने वही भयानक राक्षस आ जाता है और उसे पकड़कर काफी ज्यादा तड़पाते हुए मार देता है। और जैसे ही सेंग यू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। इससे सेंग यू और ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी जिंदगी में पहले ही इतनी ज्यादा मुसीबत है और अब उसका लैपटॉप भी चोरी हो चुका है, जो ही उसकी आखिरी उम्मीद थी पैसा कमाने की। अब सेंग यू अपनी जिंदगी से परेशान होकर एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा होकर सेंग ची को मैसेज करता है कि वो अब इस जिंदगी से तंग आ चुका है और वो अब मरने वाला है, और उसने मरने के लिए वही बिल्डिंग चुनी थी जो उस लड़की के कैफे के सामने थी। सेंग यू जैसे यहाँ से कूदने वाला था कि अचानक फूड स्टॉल का मालिक आकर उसे पकड़ लेता है और उसे पीछे खींच लेता है, जिससे कि सेंग यू की जान बच जाती है। तभी वो सेंग यू को खाने के लिए खाना देता है और सेंग यू से पूछता है कि वो ऐसा कदम क्यों उठा रहा था। तभी सेंग यू उसे अपनी पूरी दुर्दशा बताता है कि उसके साथ अपनी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, और उसको रोज भयानक सपने आते हैं जिसमें एक खतरनाक सा राक्षस उसको बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। तो फूड स्टॉल का मालिक उस पर थोड़ा हंसता है और उससे कहता है कि अगली बार जब भी तुम्हें ऐसा सपना आए तो तुम सपने में कहना कि ये सिर्फ एक सपना है, तुम सपने से तुरंत बाहर आ जाओगे। तो सेंग यू उसकी बात मान लेता है। अब शाम को सेंग यू अपने फोन को बेच देता है ताकि उसको थोड़े पैसे मिल सके और उससे वो कुछ खाने के लिए खरीद सके। अब वो एक स्टोर में जाकर खाना खरीदता है और उसी स्टोर के बाहर बैठकर खाना खाने लगता है। पर तभी अचानक से उसकी आंख लग जाती है और उसी समय उसे वही डरावना सपना आता है जिसमें वो भयानक राक्षस उसको वहीं पर अपने एक कांच से उठाकर उसके सीने में एक सोने की तलवार घुसा देता है। लेकिन तभी सेंग यू को उस फूड स्टॉल के मालिक की बात याद आती है, तो वो उसकी तलवार को पकड़ते हुए ही आई एम ड्रीमिंग कहता है, जिससे अचानक से वो उस सपने से बाहर निकल आता है। लेकिन इस बार एक चमत्कार हुआ था कि उसके हाथ में उस राक्षस की सोने की तलवार भी थी। लेकिन ये सब स्टोर में मौजूद एक लड़की ने देख लिया था, तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करने लगती है
है, पर सेंग्यू जल्दी से उस तलवार को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब सेंग्यू पार्क में बैठे हुए उस तलवार को निहारता रहता है और अगले दिन उस तलवार को मार्केट में बेचने के लिए चला जाता है, जहाँ पर काफी सारे दुकान वाले उसकी तलवार को खरीदने के लिए आ चुके थे, जिससे सेंग्यू को लगता है कि ये कोई मामूली तलवार नहीं है। तो वो उस तलवार को एक अच्छी दुकान में लेकर जाता है, जहाँ पर दुकान का मालिक उसे उस तलवार के बदले 1 लाख रुपए देता है। ये देखकर सेंग्यू बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने काफी दिनों से इतने सारे पैसे देखे थे। अब सेंग्यू उन पैसों से सबसे पहले तो जाकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में पेट भर के खाना खाता है और एक अच्छा लैपटॉप खरीदता है, साथ ही एक महंगी होटल में रहने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर सेंग्यू अपनी सेविंग वगैरह करता है। अब सेंग्यू को पता लग चुका था कि वो अपने सपनों से कुछ भी चीज असल जिंदगी में ला सकता है, तो वो आज रात को होटल में सोने से पहले सोचता है कि उसे अब सपने में जो कुछ भी दिखेगा उसमें से वो कीमती कीमती चीजें अपनी असल जिंदगी में ले आएगा। तभी वो यहाँ पर जैसे ही सोता है तो उसकी आंख खुलती है, तो वो खुद को उसी होटल में पाता है। इसके बाद वो होटल में मौजूद कीमती चीजों को उठाकर आई एम ड्रीमिंग बोलता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वो सपने में नहीं है, तो वो दोबारा अपने कमरे में जाने लगता है कि अचानक से दीवार तोड़कर वही खतरनाक सा राक्षस उसके सामने आ जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। सेंग्यू को लगता है कि अब तो उसका काम तमाम है, पर सेंग्यू उस राक्षस से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राक्षस उस कुल्हाड़ी को उसके सीने पर मारता है, जिससे सेंग्यू उस कुल्हाड़ी को पकड़े पकड़े आई एम ड्रीमिंग बोलता है और अचानक वो उसी कुल्हाड़ी के साथ सपने से बाहर निकल आता है। अब सेंग्यू को पूरी तरीके से समझ में आ चुका था कि वो अपने सपनों से काफी सारी चीजें असल जिंदगी में लाकर अमीर बन सकता है, और वो इस चीज का फायदा उठाता है, क्योंकि वो अपने सपनों से अब लगातार काफी सारी महंगी महंगी और एंटीक चीजों को लाना शुरू कर देता है और उन्हें अब छोटी दुकानों की बजाय बड़े बड़े डीलर्स को बेचने लगता है, जिससे कि उसे काफी अच्छा पैसा मिल रहा था। लेकिन जब एक दिन वो एक बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है कि अचानक उसे उसका पुराना मैनेजर देख लेता है, जो काफी गुस्से में सेंग्यू के पास आता है। दरअसल में सेंगची को लग रहा था कि सेंग्यू मर चुका है, क्योंकि उस दिन बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर सेंग्यू सेंगची को ही मैसेज किया था, जिससे सेंगची को लग रहा था कि सेंग्यू तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सेंग्यू को अपने सामने जिंदा देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद सेंग्यू उसे अपने साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आता है। सेंगची ये सब देखकर काफी हैरान था और अब सेंग्यू सेंगची के सारे पैसे उसे वापस लौटा देता है, वो भी सूद समेत। ये देखकर सेंगची के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इन 2 महीनों के अंदर सेंग्यू इतना अमीर कैसे बन गया। वो इस राज को जानना चाहता था और तभी अगले दिन सेंग्यू यूरी के कैफे में पहुंच जाता है। वो यहाँ पर यूरी के पास आकर उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, तो यूरी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। तो सेंग्यू यहाँ पर बैठकर कॉफी पीते हुए बाहर फूड स्टॉल वाले को देखने लगता है। वो जानता था कि उसकी गरीबी में फूड स्टॉल वाले ने उसकी काफी ज्यादा मदद की है, इसीलिए वो पैसों से भरा हुआ बैग उसकी स्टॉल पर छोड़ देता है। फूड स्टॉल वाले को समझ में नहीं आया कि इतना सारा पैसा उसकी फूड स्टॉल पर किसने छोड़ा होगा। अब सेंग्यू और सेंगची दोबारा रात के समय मिलते हैं, जहाँ पर सेंगची सेंग्यू को काफी ज्यादा दारू पिला देता है और उसे उसके होटल के कमरे तक छोड़ने आता है और यहाँ से जाने का नाटक करता है, क्योंकि सेंग्यू जैसे ही सोता है तो सेंगची वापस आकर उसके कमरे की छानबीन करने लगता है, ताकि उसे पता लग सके कि सेंग्यू के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। लेकिन तभी अचानक सेंग्यू अपने सपने से बाहर आता है, वो भी काफी सारी सोने की चेनों के साथ। ये देखकर सेंगची के होश उड़ जाते हैं। अब सेंगची को भी सेंग्यू का राज पता चल चुका था, जिससे सेंग्यू सेंगची के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, जिसमें सेंग्यू आराम से सोकर सपनों से महंगी महंगी चीजें लाता था और सेंगची उसकी बॉडी की देखभाल करता था, ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। और अब सेंग्यू एक पैसों से भरा बैग लेकर यूरी के रेस्टोरेंट चला आता है और यहाँ आकर उससे कहता है कि वो उसके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहता है, जहाँ पर जितना भी लॉस लगेगा वो खुद भरेगा और जितना भी प्रॉफिट होगा वो दोनों एक दूसरे में बांट लेंगे। ये सुनकर यूरी भी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसी डील उसने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। और अब सेंग्यू इतना समझदार हो चुका था कि वो अपने सपनों में उस भयानक राक्षस से भी लड़कर उसे मात दे देता था। लेकिन जब एक दिन सेंग्यू सो रहा होता है तो उसे अपने सपने में एक साधु दिखाई देता है, जिसके पेट पर एक सोने की बेल्ट लगी हुई थी। तो सेंग्यू उसके पास जाकर जैसे उस बेल्ट को निकालने के लिए उसे छूता है तो सेंग्यू के हाथ अपने आप से गायब होने लगते हैं। सेंग्यू ये सब देखकर पहले तो डर जाता है, लेकिन वो दोबारा से उस बेल्ट को पकड़कर खींच लेता है और उसे अपने सपने से बाहर ले आता है। लेकिन सेंग्यू को पता नहीं था कि अब उसके साथ काफी कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि जब अगली बार सेंग्यू सो रहा होता है तो वो खुद को एक अजीब जगह पर पाता है, क्योंकि वो इस बार एक बड़ी सी बिल्डिंग की लिफ्ट में था और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो उसके सामने एक अनजान काली परछाई वाला आदमी उसकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ था। सेंग्यू जैसे ही उसके पास जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि खुद सेंग्यू था, जो धीरे धीरे करके तबाह हो रहा था। तो सेंग्यू जल्दी से सपने से बाहर आता है, लेकिन तभी सेंग्यू की नजर जाती है कि उसके शरीर पर काफी सारे निशान हो चुके हैं। सेंग्यू को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो सेंग्यू ये सब बताने के लिए उस
फूड स्टॉल वाले के पास जा रहा होता है कि अचानक से बीच रास्ते से उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ एक वैन में बिठाकर ले जाते हैं। दरअसल में सेंग्यू को किडनैप किया गया था क्योंकि वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। जिसके बाद ये गैंगस्टर सेंग्यू से 10 करोड़ रुपए मांगता है तो सेंग्यू का दोस्त उसे छुड़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए लेकर आता है, जिसे गैंगस्टर के आदमी गिनकर सेंग्यू के दोस्त को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी अपने साथ ले आते हैं। अब गैंगस्टर सेंग्यू से कहता है कि उसे और पैसे चाहिए और अगर वो उसे पैसे नहीं देगा तो ये सब मिलकर उन दोनों को मार डालेंगे। सेंग्यू अपने और अपनी दोस्त की जान बचाने के खातिर उस गैंगस्टर से कहता है कि उसके घर में काफी सारी कीमती चीजें हैं, अगर वो उन्हें बेच देंगे तो उन्हें काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। तो गैंगस्टर उन दोनों को लेकर सेंग्यू के अपार्टमेंट में चले आते हैं। तभी इसी दौरान यूरी भी सेंग्यू से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और इसी समय उसे भी ये सारे गैंगस्टर पकड़ लेते हैं। और अब गैंगस्टर अपने आदमियों से कहता है कि उन्हें अब काफी सारा पैसा मिलने वाला है क्योंकि वो इस अपार्टमेंट में मौजूद सारी कीमती चीजों को बेचकर बहुत पैसे वाले बनने वाले हैं। इसीलिए अब उनको इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इन्हें एक एक करके मार दो। पर तभी जमीन पर पड़ा हुआ सेंगची उठकर यहाँ पर गैंगस्टर के आदमियों पर हमला कर देता है, जिससे कि सेंग्यू को भी मौका मिल जाता है और वो तीनों मिलकर यहाँ से भागने लगते हैं। पर इसी दौरान गैंगस्टर के कुछ लोग सेंगची को पकड़ लेते हैं और उसे मार डालते हैं और साथ ही वो सभी गुंडे मिलकर यूरी और सेंग्यू को भी पकड़ लेते हैं। जिसके बाद सेंग्यू काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वहीं पर यूरी भी जमीन पर पड़ चुकी थी। उसकी हालत भी काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। सेंग्यू को समझ में नहीं आता कि आखिर वो यहाँ से कैसे बचेगा और तभी अचानक सेंग्यू वापस अपने सपनों में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक बड़ी चमकती हुई दीवार थी, जिसके दूसरी तरफ वो यूरी को देखता है जो घायल होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। वो इस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक वो खुद एक भयानक क्रिएचर में बदल जाता है। तभी हमें पता चलता है कि जो क्रिएचर सेंग्यू को सपनों में मारा करता था वो और कोई नहीं बल्कि सेंग्यू खुद ही था। इसके बाद सेंग्यू के हाथ में एक तलवार भी आ जाती है और वो उस तलवार से उस दीवार को तोड़कर वापस असली जिंदगी में चला आता है। जिसके बाद ये क्रिएचर यहाँ मौजूद सभी गुंडों को मार देता है और बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंग्यू भी जमीन पर पड़ा हुआ था। तो ये क्रिएचर अपनी बंदूक से सेंग्यू को भी मार डालता है और सेंग्यू के खत्म होते ही वो सारी एंटीक चीजें जिनको सेंग्यू अपने सपनों से लाया था वो एक एक करके गायब हो जाती है। और तभी सेंग्यू की आंख उसी स्टोर के बाहर खुलती है जहाँ पर पहली बार उसे वो सोने की तलवार मिली थी और उसके सामने यूरी खड़ी हुई थी। दरअसल में ये सब एक सपना था जो सेंग्यू इस स्टोर के बाहर बैठकर देख रहा था। अब इसके काफी महीनों बाद दिखाया जाता है कि सेंग्यू यूरी के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता है और साथ ही सेंग्यू दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो एक दिन फूड स्टॉल वाले के पास खाना खाने जा ही रहा होता है कि अचानक फूड स्टॉल वाला उसे एक काला बैग देता है जिसमें काफी सारे पैसे थे और वो सेंग्यू को कहता है कि ये तुम्हारे ही पैसे हैं जो तुम स्टॉल पर छोड़कर चले गए थे। और सेंग्यू को बताता है कि जो तुम्हारे साथ गुजर रहा है वो मेरे साथ पहले गुजर चुका है और इन सभी पैसों को पाने के लिए मैंने भी अपनी जिंदगी को खतरे में डाला था। और अब सेंग्यू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सपने में है या असल जिंदगी में। वेल, यही थी हमारी आज की फिल्म सुपर मी। आपको ये कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा।